the Learning Lab of ISTD Vadodara chapter. In the Learning Lab, we normally speak with the leaders in the industry and the academician. And so far we have done it with the corporate and universities. Today we have a guest who's a luminary and a leader in the field of business, and I would like to introduce today's guest, Mr. Tribhuvan Kabraji. He is the chairman of RR Global. Mr. Kabraji is leader in his own right in the electrical industry, and people fondly call him Bhaiji. He is a very active contributor in the society and in the business fraternity. I have seen him speak at different forums about a business. So let us start our conversation with him. We will try to understand his journey so far in the business and life. काबरा जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मेरे दादाजी छोटी उम्र में ही बर्मा में चले गए थे, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब वो लोग पाकिस्तान आए, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से नेपाल गए, और कर्म के कारण मेरे दादाजी को जो है सेठ जी के नाम से जाना जाता था। मेरे बापूजी समाज सेवा करते थे और उनके कारण उनको बापूजी के नाम से जाना जाता है। मुझे भाईजी के रूप में जाना जाता है। उसका विशेष कारण है सबको साथ में लेके चलना। हम बर्मा में कपड़े का व्यापार था, बांग्लादेश में कपड़े का व्यापार था, नेपाल में भी कपड़े का व्यापार था। 1963 में एक माहौल ऐसा बना कि मारवाड़ी जो है नेपाली का खून चूसते हैं, तो पिताजी ने कहा कि हम 3 बार तो बच गए भगवान की कृपा से। समय के अनुसार हमें, वो 3 भाई थे, कि एक भाई को जो है हिंदुस्तान जाकर व्यापार करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी नक्की किया कि अब नई चीज़ का हम व्यापार करेंगे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल में वाइंडिंग वायर का बिजनेस करने का प्लान किया। वो बम्बई आए, 2 महीना करीब वहाँ रहे, लेकिन पैसे कम होने के कारण वहाँ हमें सही जगह नहीं मिली। तो 15 अगस्त के दिन वो इंदौर गए, 3 दिन की छुट्टी थी। वहाँ एक 350 स्क्वायर फीट की जगह मिली, और वहीं से ताकि जब व्यापार चालू किया। लेकिन दिल में उमंग थी कि बम्बई से काम करना है। फिर 2-2.5 साल बाद वो पुनः बम्बई गए, एक 9x3 की जगह से ताकि जो है बम्बई का व्यापार चालू किया। और 1972 में मेरे पिताजी की पार्टनरशिप छूटी। हम लोग 75% फाइनेंशियल पार्टनर थे और 25% वर्किंग पार्टनर थे। उस समय मैं जो है सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ता था, और तब पिताजी ने कहा कि अब ये व्यापार को तुमको संभालना है। तो मैं डे कॉलेज से मॉर्निंग कॉलेज किया। जो व्यापार उनका था वो करीब 300-350 आइटम वो लोग रखते थे, और करीब 700 से 800 उनके डेटर्स थे। वो देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतना काम किस तरह हैंडल होगा। तो मैंने 11 प्रोडक्ट चुने, और जो 750-800 कस्टमर थे उसमें से 85 कस्टमर मैंने चुना। अब ये जो 750 से 800 कस्टमर थे, इनका पेमेंट होली दिवाली आता था, मतलब साल में 2 बार उनका टर्नओवर होता था। और मैं चाहता था कि मेरे व्यापार का टर्नओवर जो है 1 महीने में कैसे हो। हम लोग जो है सेमी होलसेलर से माल लेते थे, और 11 जो मैंने प्रोडक्ट चुने, सीधा होलसेल के रूप में काम करने की इच्छा जागृत की। उसमें मुझे 6 की सफलता मिली, और 6 महीने बाद ही हमारे जो पार्टनर थे उनका व्यापार नहीं चला,
तो जो हमारी दुकान थी 1100 स्क्वायर फीट की, वो हमको मिल गई नहीं क्या। और फिर जो 5 लोग जो हमको माल नहीं दे रहे थे, तो वो भी मेरे पास आए। तब मैंने उनको कहा कि भाई जो दूसरे को आप दे रहे हैं उससे मुझे 2.5% डिस्काउंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि व्यापार को अपने टर्म में हम कैसे चलाएं। और 1-1.5 साल के अंदर ही पूरे भारत में महेश विद्युत उद्योग का नाम हो गया। फिर हमने ये प्लान किया कि जो हम इंपोर्ट जो दुकानदारों से लेते हैं वो हम स्वयं क्यों न करें। तो हमने इंपोर्ट करना चालू किया और 6-7 वो लोग बड़े व्यापारी थे, उन्होंने यूनिटी की और सामने मैं अकेला था। काफ़ी गंभीर परिस्थिति आ गई थी। मैंने काफ़ी संघर्ष किया और व्यापार को एक नई नीति के रूप में चालू किया और देखते ही देखते साल भर के अंदर वो सातु जो है इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब जो है कि संघर्ष और आत्मविश्वास। एक हमारी छोटी सी फैक्ट्री बड़ौदा में थी, वो 7 साल से कंटिन्यू घाटे में चल रही थी। 3 बार उसका बंद करने का निर्णय हो चुका था और जब फाइनल बंद करने का निर्णय आया तो मेरे दादाजी और मेरे नाना जी मेरे पास आए, क्या हम लोगों ने सब सही डिसीजन लिया है। मैंने कहा बड़े लोग हैं, जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी लाइन नहीं है। तो मेरे नाना जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा मुझे कि सही डिसीजन का मतलब क्या है, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा नाना जी कि जब दूसरे लोग कमा सकते हैं, कि मेरा जो अनुभव पिछले 8-9 साल का है कि एक लगनता होने की ज़रूरत है, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं या तो मशीन में कोई कमी हो या काम करने की कमी हो और या हमारे पास टेक्निकल नॉलेज कम। तो मैंने नाना जी कहा कि तुम जो है बड़ौदा जाके ये फैक्ट्री चलाओ। मैंने कहा मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जो बात है मैंने आपको कही, नहीं तेरे को फैक्ट्री चलाना ही पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 6 महीने के अंदर हम ये फैक्ट्री को नो प्रॉफिट नो लॉस में लेके आ गए और 1.5 साल में अगले पूरा 7 साल का जो लॉस था उसको हमने कवर किया। फिर फैक्ट्री के अंदर जो है हमने नई मशीनरी चालू की और फिर 1984 के अंदर हमने वागोड़िया में नया प्लांट लगाया, वो टोटली डस्ट प्रूफ और इंडिया का पहला प्लांट जो है कि डस्ट प्रूफ विथ एयर कूलर। देखते देखते समय बीत गया, हमने केमिकल की फैक्ट्री लगाई। केमिकल का सी नहीं आता था, लेकिन मन में विश्वास और आउटसाइड डायरेक्टर जो है वो केमिकल लाइन से आए थे और वो यहाँ हमारे साथ रहते थे, लेकिन हर 1-1.5 महीने में फिर वो 10-15 दिन के चले जाते थे। तो एक बार किस्सा ऐसा हुआ कि वो 1 महीने तक नहीं आए, तो मैंने एकदम से निर्णय लिया कि अब जब कभी भी आएंगे उनको बोलेंगे गुड बाय। उनको भी आश्चर्य हुआ, हमारे स्टाफ को भी आश्चर्य हुआ कि भाई जी अब क्या होगा। बोला कुछ नहीं है, हमारे को आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो एक दिन मैं ऐसे ही फैक्ट्री जाता था, वहाँ पे जो है कि कलर का आई स्क्रीन से हम चेक कर सकते हैं, जो मशीनें चेक करती है। तो एक हमारा टेक्निकल जो है क्वालिटी कंट्रोल का हेड, वो ऐसे ही बात कर रहा था अपने स्टाफ के साथ, भाई जी आते हैं देखते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। मेरे कान में बात आई तो मैंने मेरे जो है प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और मैंने कहा 3 सैंपल यहाँ पे रख दो और 3 सैंपल की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको निकाल दो। और क्वालिटी कंट्रोल को बोला तुम भी इसको वापस री करके इसके नंबर लिखो और मैं भी लिखूँगा ढंग का। तो उसने कहा कि बगैर मशीन के कैसे हो सकता। तो मैंने कहा बगैर मशीन के ही हमको करने की ज़रूरत है, तो हमारे आँख का और हमारे अनुभव का परिचय होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे
100 में से 100 मार्क मिले और क्वालिटी कंट्रोल वाले को 100 में से 70 मार्क मिले। जब हमको केमिकल फैक्ट्री लगाई तब हमको स्प्रे ड्रायर लेना था। आप लोगों ने देखा होगा स्प्रे ड्रायर बहुत बड़ा टंका जो है, कुएं की तरह टंका जो है, उल्टा रहता है टंका। तो उसको परचेज करना था। तो हमारे जो डायरेक्टर जो छोड़ के गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी आप 45 लाख में ले लेते हैं तो अपन जो है इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट हो जाएंगे टंका। वो आया, उसने मुझे बोला कि 48 लाख रुपये। मैंने कहा देखो 48 लाख बोलो या 58 बोलो या 38 बोलो, मेरे को समझ में नहीं आता है। मुझे आप ये बताइए कि इसके अंदर स्टील कितना लगता है और गियर बॉक्स कितना का आता है और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का कितना आता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो प्रोडक्ट मैंने 18 लाख में लिया। तो कहने का मतलब है कि आप परचेज वैल्यू उसको आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेसिक रॉ मटेरियल को हमको चेक करना पड़ेगा कि उसकी बेसिक क्वांटिटी क्या है और उसका मार्केट रेट क्या है। ये फैक्ट्री हमने चालू की तो इसके अंदर गुजरात गवर्नमेंट का था टैक्स एग्जम्पशन और डिफर्ड टैक्स, दो में से आप एक चॉइस कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया टिक टैक्स डिफर पे, और हमें ये ध्यान था कि हमारा टैक्स एग्जम्पशन का है। जब हमारे से लोग सर्टिफिकेशन लेने के लिए आए तब हमने वकील को कहा, तो बोले नहीं आप तो टैक्स डिफर में है। बोला अब क्या होगा? तो सीधा जाके वहाँ पे कमिश्नर को मिला। तो कमिश्नर ने मेरे को ये बोला कि भैया जब आप टिक करे तब आप सोए थे क्या? बोला सोता तो आपका डिपार्टमेंट भी है, कुछ गलतियाँ आपके यहाँ भी होती है तंका, तो उसका कोई रास्ता तो मुझे बताओ। बोला इसका कोई रास्ता नहीं, आप जाइए तंका। मैं मन में नक्की कर लिया कि इसको मैं चेंज करा के रहूँगा तंका। तो मैं हमारे एक MLA जान पहचान के थे, उनके द्वारा गया, फाइनेंस मिनिस्टर को बात किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहा देखिए इंडस्ट्री के कारण फाइनेंस मिनिस्टर चल रहा है और हम लोगों को रोटी देते हैं, आप इस पर चिंतन करिए। सरकार का जो है विधानसभा में इस कानून को चेंज कराया कि जो गलती की है उसके ऊपर थोड़ी पेनल्टी कम करके आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का काम चालू किया। उसके बाद जो वाइंडिंग वायर की फैक्ट्री थी वो रामरत्ना वायर लिमिटेड सिलवासा में चालू की। हमने ये सोचा कि मार्केट में हमारी इमेज काफ़ी है, क्यों ना एक कॉर्पोरेट इमेज खड़ी की जाए। इसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम जो है हमने विचार किया। तो जब इसकी पब्लिसिटी के लिए मैं जाता था तो ब्रोकर पूछते थे कि आपका ध्येय क्या है। मैंने कहा मेरा ध्येय एक ही है कि जो मेरे इन्वेस्ट करता है मेरे में उसको कमाई होना चाहिए। वैसे भी मैं इस फिलोसफी को मानता हूँ कि जो मेरे साथ टीम काम करती है और जो मेरे कस्टमर है उनको मेरे से फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद जब रामरत्ना वायर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही थी तो उस समय हमने वायर की हमको ज़रूरत थी और हमने मार्केट में जाके वायर चेक किया तो क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ख़राब था। तो हम लोग समर्सिबल वाइंडिंग वायर की हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, उसी में इलेक्ट्रिकल वायर बनाया और देखा कि हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो फिर हमने ये देखा कि हमको वायर एंड केबल इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अब वायर एंड केबल इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी। तो हमारे दो भाई और जो मेरे कलीग थे उनका ये कहना था कि हम स्वदेशी मशीन लगाएंगे। मैंने कहा स्वदेशी मशीन तो हम नहीं लगाएंगे। साल भर चलता चला, बाद में ये निर्णय पाया कि हाफ देसी हाफ इम्पोर्टेड। मैं बिल्कुल एक मत, मेरे निर्णय पे हमेशा मैं ठोस रहता था। क्या मैंने कहा कि जो है लगाएंगे तो इम्पोर्ट लगाएंगे,
तो दोनों भाई ने और टीम ने कहा कि फाइनेंस लाना आपका काम। भाई जी, एक आपसे इसी चीज़ पे एक मैं पूछना चाहूँगा। ये जो आपने बताया कि फ़ॉरेन से मशीन हमको लेनी है और उसके ऊपर आप खड़े रहे, तो वो जो आपका जो सोच था, वो क्या आपके दिमाग में क्या आप किस तरफ देख रहे थे कि मुझको ये ही चाहिए, इससे ही काम होगा ऐसा? थैंक यू। हिंदुस्तान में 1 लाख करीब वायरिंग केबल के मैन्युफैक्चर थे। जी। अगर मैं देसी मशीन लगाता तो मेरा 1 लाख एक नंबर आ जाता। तो आई वांट टू कीप माय पोजीशन एट द टॉप लेवल एंड द बेस्ट क्वालिटी ओके। टू द इंडियन कस्टमर एंड इंडियन गवर्नमेंट। मेरा ध्येय था कि जिस तरह आज मोदी जी का ध्येय है स्वदेशी, तो मेरा भी ध्यान था कि मैं मशीन को इंपोर्ट करूं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करूं और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मैं री एक्सपोर्ट करूं। जो देश को आज जो है कि फॉरेन करेंसी की सख्त ज़रूरत है, तो आपकी जानकारी के लिए वायर एंड केबल के अंदर 28% हमारा एक्सपोर्ट है। अच्छा। और जब मैंने कहा कि फॉरेन मशीन का नक्की हो गया, फिर एक मैंने जिद और की कि मेरे को करंट जो वायर केबल की जो टीम है उसको नहीं लेना। यह भी एक बहुत बड़ा ठोस निर्णय है तंके। तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि 6 फ्रेश इंजीनियर लो, फ्रेश चार्टेड अकाउंटेंट लो। और वो 6 फ्रेश इंजीनियर को लिया हमने, उनको यूरोप भेज दिया। जब प्लांट वहाँ रेडी हो गया तो इंडिया आने लगा। उस समय ने वहाँ के 12 इंजीनियर, मतलब 6 + 12। तो जब पहला प्रोडक्शन आया विदाउट स्क्रैप एंड आफ्टर 10 और 20 मीटर, अदरवाइज इट कम्स इन 1000 मीटर, उसमें स्क्रैप निकलेगा। और जो फॉरेन की मशीन लेने के पीछे जो है कि क्वालिटी की कहीं भी थोड़ा पत्ता कहीं जाड़ा नहीं होता है। जी। जो इम्पोर्टेड मशीन है उसमें 100% एक्यूरेसी होती है तंका। कि जैसे कि मैं इसका जब वायर एंड केबल का प्रचार करने जाता था तो इलेक्ट्रिशियन भाइयों को मिलता था, तो उनको मैं एक क्वेश्चन करता था कि हमारे हिंदुस्तान की करोड़ों जो महिला है वो रोटी बनाती है, आप मुझे बताइए कि इसमें से कितने % महिला है जो 100% एक ही गेज की बनाती है। दूसरा कि फलका बनाने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं सफ़ेद और कहीं काला, उसकी जो सिकाई है वो कैसी होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमारे वायर के अंदर थी कि एक सरीका तापमान देना और विदाउट ओविल्टी केबल का निर्माण करना। साथ ही साथ हमने जो है कि टेक्निकल नो हाउ लिया और यूनिलेग कंडक्टर की हमने शुरुआत की। यूनिलेग कंडक्टर का मतलब है जुटा हुआ तार, और जब जुटा हुआ तार रहता है तो उसके अंदर किसी तरह का एयर गैप नहीं होता है, और एयर गैप नहीं होता है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट नहीं होता है तो मतलब आग नहीं लगती है। तो ये यूनिलेग कंडक्टर के कारण हमारा जो व्यापार है काफ़ी स्पीड में चला। लेकिन इसी बीच में हमको तकलीफ आई कि इतना बढ़िया क्वालिटी, और मैंने एक डिसाइड किया था कि जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है उसके कंपटीशन में मेरे को उतरना है, और मैं उसके अंदर जो है सिर्फ 3% भाव कम था। और मैं ये कहता था कि जो सामने वाली कंपनी है वो आपको मारुति नॉन एसी गाड़ी देती है, बट मैं आपको एसी गाड़ी देता हूँ। तो फंडामेंटल जो है कि हमको एक यूपी जो क्लियर करने की ज़रूरत है संख्या कि मेरे क्वालिटी में क्या विशेषता है, कि क्या आवाज़ वो करता है संख्या। तो हम लोग यही कह के जब इतना स्टॉक हो गया और हमारी पोजीशन ये आ गई थी कि हम 0 के करीब आ गए थे संख्या, तो फिर मैंने 3 महीने की यात्रा की
नॉन स्टॉप 3 महीने बाद मेरे घर पे आया, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक 1000 लोगों को जाके मिला। 1000 में से आप विश्वास नहीं करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन कि 15 लोग मुझे बैठने को कहे। और 985 ने कहा कि जब आपका ब्रांड चलेगा तब आप हमारे पास में आना। वो 985 कार्ड आज भी मेरे लॉकर के अंदर। आपका मतलब ये वायर बन गया था और उसको सेल नहीं हो रहा था। हाँ। तो अवेयरनेस करने के लिए, मार्केटिंग के लिए आप जम्मू से लेकर के निकले, सभी जगह लोगों से मिले। हर जगह जो मैं जाता था तो मेरे बैग में तक सैंपल रहता था, एक लाइटर रहता था और एक कटर रहता था जी। वायर को काटना और दिखाना कि यूनिले कंडक्टर का जो कॉपर का कंडक्ट है उसको दिखाना, फिर माचिस से लाइटर से वायर को जला के दिखाना। हमारा वायर जलता नहीं था। दूसरा कंपनी के जो साधारण वायर है वो खट खट करके एकदम काला धुआं छोड़ता है, हमारा जलता है लेकिन काला धुआं नहीं छोड़ता है, वो सफ़ेद धुआं छोड़ता है। मतलब वायर के अंदर हमारे आग को हम रोकते हैं। आग जलेगी नहीं, ये नहीं करें किस ख्याल में आ गया। तो पहला हमारा स्लोगन था कि वायर विदाउट वरीज। दूसरा स्लोगन हमने दिया, आग लगती है लेकिन आग फैलाती नहीं है, जिसमें हमारे अक्षय कुमार जो है स्टार थे उनके। अब हमने पहले हमारा नाम जो है कि सिर्फ बिल्डिंग वायर के नाम से लोग जानते थे। फिर हमने केबल की फैक्ट्री लगाई और 2005 में यहाँ वागोड़िया में हमने जगह ली। जगह लेने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई। हमने 3-4 कंपनी के नाम से लिया। उसमें सरकार का रूल था कि 25 बीघा से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा कि चलो हमारे सीएम को मिलते हैं, उनको समझाते हैं जी। मैं गया, उस समय नरेंद्र भाई हमारे चीफ मिनिस्टर थे और मैंने उनको समझाया कि मुझे बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, लोगों को नौकरी देना है, यही मेरा काम है। अगर आप हमको बड़ी जगह नहीं देंगे तो हम बड़ा व्यापार कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र भाई को समझ में आया। इमीडिएटली उन्होंने लिख दिया साइन करके 1 मिनट के अंदर कि 500 ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरे को कानून में संविधान करना पड़ेगा। मैं 10 दिन के अंदर आपको उसको क्लियर करके देता हूँ। अब इसके बीच में हमारे मैकेनाइज कार पार्किंग सिस्टम आया। मैकेनाइज कार सिस्टम का मतलब है कि आप 7 गाड़ी की जगह आप 60 गाड़ी का पार्किंग दे सकते हैं। अच्छा, टावर सिस्टम, मल्टी लेयर्ड पार्किंग जी जी। और उसके लिए भी हम लोग एक बार 3-4 चीफ मिनिस्टर को मिले, उनका भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। अभी रिसेंटली जो है मेरा भतीजा रेखा बहन को दिल्ली मिलने गया, उसने भी काफ़ी इसको समझा। उसके बाद हमारी स्विच की इंडस्ट्रीज आई। स्विच के बाद हम लोग फैन में के अंदर आए, फिर लाइटिंग में आए और अप्लायंसेस में आए। अब फैन के अंदर हमने लुमिनस को टेक ओवर किया। जनरली हम ये देखते हैं कि इंडियन कंपनी को फॉरेनर टेक ओवर करते हैं। वी आर द फर्स्ट कंपनी in India who has taken the multinational company to the Indian company। अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि वैल्यू फॉर ब्रांडिंग। आप अपने ब्रांडिंग को किस तरह अपना विस्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डीलरों के बोर्ड लगाया। उसके बाद जितने भी ढाबे हैं वहाँ हमने बोर्ड लगाया। और पिछले 10 साल से जितने भी हिंदुस्तान के पुलिस स्टेशन हैं और जितने भी धार्मिक मंदिर है या धर्मशाला है वहाँ आरआर का हमने बोर्ड लगाया था उनका। अभी 6 महीने पहले ही हमने ब्रांडिंग को चेंज किया। इसको हम कहते हैं परिवर्तन के साथ प्रगति। और हम लोग जो है ग्रीन वायर करके हम इसको लेके आए। मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड हिंदू फॉर्म, इसकी हर साल 2 साल में मीटिंग होती है। आज के करीब 15 साल पहले मुझे अनुभव हुआ और वहाँ पे 22 स्पीकर थे और 3 दिन का सेशन था।
और सभी जो है लैपटॉप लेके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और मुझे 7 मिनट का समय दिया। बाकी लोगों को 15 मिनट 20 मिनट दिया, क्योंकि मेरा इतना नाम नहीं था जी। तो उसके लिए मुझे 7 मिनट दिया। मेरे स्टाफ को मैंने बोला कुछ तैयारी करो यार, कुछ समझेंगे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मुझे समझ में आ रहा था कि क्या बोलूं। जो हमने तैयारी की उसमें से मैंने कुछ नहीं बोला, और भगवान के मुख से तंका जो है सरस्वती के वास के कारण अपने आप मन से बोलना चालू हो गया तंका। तो पहला मेरा ये था कि व्यापारी का मतलब क्या और व्यापार कैसे करते हैं। व्यापारी का मतलब है कि उसका हिसाब ये फिंगर टिप्स में होना चाहिए। मुझे आज भी, मैं बगैर कंप्यूटर के रिपोर्ट के 1 तारीख को मेरा पीएनएल बना देता हूँ। आज मेरे पास 25 सीए है, उनको 7 या 8 तारीख बनाते हैं, लेकिन जो मैं 1 तारीख शाम को जो पीएनएल बना के जाता हूँ वो 100% राइट होता है। उसके अंदर वेरियस कॉस्ट को छोड़कर मैं ये देखता हूँ कि मैंने क्या भाव सेल किया, मैंने क्या भाव परचेज किया, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या, और मेरे जनरल कॉस्ट जो मैंने क्या आती है, उसके आधार पर मेरा पीएनएल बना लेता हूँ। और मेरे किसी भी सीए को या मेरे मार्केटिंग हेड को, किसको भी मैं पूछता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये कहते हैं कि साहब 1 मिनट लैपटॉप लेके आता हूँ। तो मेरा लैपटॉप जो है मेरा हाथ है, मेरा मस्तिष्क है और मेरा आंख है। दूसरा है कि आत्मविश्वास, कि एक बॉल है और आपको 18 रन बनाना, इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना मेरा काम। जिस तरह मैं खेलता हूं उस तरह पहली बार 9 बॉल डालेगा मैं छक्का मारूंगा, दूसरी 9 बॉल डालेगा मैं छक्का मारूंगा, और तीसरा मेरा ही है, तो मेरे 18 रन बन गए। व्यापारी उसको कहते हैं कि दही से जो छाछ बनती है उससे जो मक्खन निकलता है, लेकिन जो छाछ बन गई उससे जो मक्खन निकालता है उसको हम व्यापारी कहते हैं। तीसरा मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री स्टॉक, सत्ता का पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण करना। जहाँ जहाँ जो इंडस्ट्री लोग खुद व्यापार करते हैं उसमें नुकसान है। आपका काम है सिर्फ सर्वे करो और टीम को गाइडलाइन दो। जब टीम हारती है तो लीडर हारता है, और जब जीतता है तो टीम जीतती है। ये जो पद्धति से लोग काम करेंगे तो उनको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। साथ साथ जो टीम है उनको आप कंधे से कंधा जोड़कर साथ में काम करने की ज़रूरत है। ये मत समझो कि ये छोटा है ये बड़ा है। अब ये छोटे बड़े की कहानी मैं बताता हूँ कि हमारे वायर एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर मेरा भाई खुद इंजीनियर है, तो हमारे एमएमएच में महीने का 550 टन प्रोडक्शन आता था। तो एक दिन संडे को मैं टीम के साथ बैठा और उसको मैंने कहा भाई मेरे दिमाग में है कि इसको 800 टन कैसे करें। बोला सर संभव है, और मैं भी आश्चर्य लग गया। मेरे तीर में तुक्का चलाया था क्या, तो बोला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि डाई की क्लीनिंग, लुब्रिकेंट और हमको ट्रेनिंग, अगर 3 चीज़ होती है तो हमने देखा कि 6 महीने में वो मशीन 800 टन प्रोडक्शन दी। तो कहने का मतलब जो है कि जो कुर्सी पे बैठते हैं उनका एक अनुभव अलग है, जो डाउन द लाइन वर्कर्स है, जो फील्ड में काम कर फील्ड में जो काम कर सकता है वो आपको ज़्यादा बता सकता है कि हमको क्या स्पीड लेना चाहिए और मशीन के अंदर किस तरह का लुब्रिकेंट या ऑयल और यह जो भी है। अब मैं आपको बात करूँगा कि एक परचेज वाला, कि जब मैं जर्मनी गया था तो मैंने मशीन का क्वेश्चन पूछा
उसके अंदर एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसका मेरे को उसने 1 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मांगा। तो जब हम खाना खाने गए थे तो उनका एक जूनियर स्टाफ था, तो बाथरूम मेरे को लगी थी तो मैं गया था, जूनियर मिल गया सामने। मैंने पूछा यार इसकी कॉस्ट कितना क्यों लग रहा है? बोला साहब इसकी कॉस्ट कुछ नहीं, खाली 3 लाख रुपये। आपको समझ में आ गया 3 लाख रुपये? फिर मैंने उसको पूरा वर्किंग समझा, पूरा पूछा, पूरा ताकि मैंने उसके अंदर 90 लाख का डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले लिया। तो परचेजिंग का मतलब जो है, आप थोरली इसको स्टडी करो। जैसे कि अपना जो आज हम तालाब में नहाते हैं तो तालाब में पानी कितना हमें ध्यान में है, लेकिन तालाब के नीचे पानी के अंदर मिट्टी कितना है वो हमें ध्यान में, मिट्टी के नीचे कितना मिनरल है। आज जो सोना चांदी जो है कहाँ से निकलता है, पेट्रोल कहाँ से निकलता है, गैस कहाँ से निकलता है, ये समुद्र के अंदर से निकलता है, ये नदियों के अंदर निकलता है। तो मेरा कहने का मतलब सोच जो है वो कंटिन्यू करो। आज मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई और इतना टर्नओवर करने के बावजूद भी मेरा जब 2001 से जब फैक्ट्री चालू किया, आज 2025 हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन परसेंटेज बेसिस कभी भी नहीं बढ़ा। मेरी सैलरी कॉस्ट ऑन द परसेंटेज के हिसाब से कभी नहीं बढ़ी, कुछ तो कुछ कम हुई। तो मतलब विशाल टर्नओवर। तो मिनिमम आपको किसी भी इंडस्ट्री को जनरली कहते हैं 12% का टर्नओवर ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग में रहता है कि 18 से 20% में कैसे करूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वायर एंड केबल के अंदर जब से हमने चालू किया तब से 100% हिंदुस्तान के जितने भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या मिनिस्टर का बंगला है या अच्छी हॉस्पिटल है, उसके अंदर आरआर का ही वायर जाता है धमका। और आज हमने जैसे पंखे के अंदर कि आरआर के अंदर आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी से भी ज़्यादा हमारे पास 72 टाइप के पंखे विथ 368 कलर। एंड पंखा जो है कुछ जगह हवा के लिए है और कुछ जगह वो शो पीस के लिए। उसी तरह मेरा एस्ट्रोम लाइटिंग है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल लाइटिंग, ये जो यहाँ ऊपर लगी हुई है उसकी कॉस्ट 6 टाइम मोर। उसके पीछे राइट है कि उसका चलने का जो समय है वो भी 6 टाइम की जगह 10 टाइम है। जैसे हम कहते हैं ना कपड़ा, कि रेमंड का कपड़ा आप पैंट ले लो, उसको पहनते जाओ, ना उसका कलर फेड होता है ना कभी धागा निकलता है जी। तो क्वालिटी गिव द वैल्यू। तो हमको ये समझना है कि मैंने जब 2000 से फैक्ट्री चालू की, वहाँ से लेकर आज भी सिमिलर क्वालिटी विथ 0 रिजेक्शन। तो मेरे जीवन के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। व्यापार के साथ पिछले 30 साल से मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ और 17 से 18 ट्रस्टों के अंदर मैं ट्रस्टी भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ। आज मेरा मूल जो है दायित्व मैंने अपने जीवन का लिया है वो आदिवासी एरिया में काम करने का। आदिवासी का है वन बंधु। इसके अंदर बेसिक जहाँ रोड भी नहीं जा पाती है या लाइट भी नहीं जा पाती है, वहाँ पे बच्चों को एक झाड़ के नीचे हम एजुकेशन देते हैं और साथ ही साथ हम संस्कार देते हैं और साथ ही साथ एग्रो कल्चर हम कैसे बढ़िया क्वालिटी के जो है कि हम बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के हिसाब से हल्दी, मिर्ची, तेल भी बनाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो गौशाला रहती है उससे शुद्ध गाय का घी भी निकालते हैं, उससे हम दीपक भी निकालते हैं और हम मेडिसिन मिलाते हैं। तो ये मेरी जीवन कथा है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। त्रिभुवन जी, आपने काफ़ी डिटेल में आपके बिज़नेस के बारे में, आपके जीवन के बारे में इतना कुछ बता दिया। बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपकी पढ़ी, कुछ चीज़ें देखी थी,
मैंने वो सारी चीज़ें आपने पहले ही कवर कर दी है। मैं अभी जब सुन रहा था आपकी बात, तो एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आई कि इतने साल जब आप बिज़नेस करते रहे, काफ़ी सारे डिसीशंस अलग अलग तरह के लिए, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बताया है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझको ये लगा कि आपने एक स्टैंड लिया है बहुत सारी जगह में। आप खड़े रहे कि मुझे ये करना है, ऐसे ही करना है। जैसे वो मशीन के बारे में आपने बताया, दूसरी भी चीज़ें टैक्स के बारे में आपने बताया। तो वो उस तरह की जो परिस्थिति आती है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोच होती है जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, मेरे जीवन के अंदर ये मैंने आपको जो बताया है, ये 10% बताया। जी जी। मैंने जीवन के अंदर जो भी डिसीजन लिए वो 48 घंटा, 48 घंटे के अंदर मेरी टीम नहीं काम करती, मेरे भाई नहीं काम करते हैं, तो मैं खुद मैदान में खड़ा हो जाता हूँ और जो मैंने डिसीजन लिया उसको मैं तंके जो संकल्प के रूप में उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ऐसे काफ़ी डिसीजन है जी कि जैसे हमारा पहले ट्रेडिंग का था, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, जी। तो मैंने 48 घंटे में डिसीजन ले लिया कि मेरे को ट्रेडिंग बंद करना है अच्छा। और ट्रेडिंग बंद करके हम किसी को हम दे देंगे, कोई हमको रॉयल्टी देता है तो ठीक है तंके, नहीं तो हम उसको भूल जाएंगे तंके। तो मेरा कहने का मतलब है कि समझो ये हाथ में आपको थोड़ा सा जहर लगा है और ये जहर फैलता जा रहा है, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं इसको काट दूं, नहीं तो पूरे शरीर को मेरे को ख़त्म कर देगा तंके। तो जीवन में ज़रूरत पड़ने पे हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ने पे नरम डिसीजन। एडमिन का जो आदमी है वो नारियल की तरह होना चाहिए, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने बात की है। एक और चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सालों में आप अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग टीम के साथ आपने काम किया है, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, फिर अलग जो नए प्रोडक्ट्स बने आज के दिन में, पंखे भी बन रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग का जो सिस्टम है वो भी एकदम अलग चीज़ है। तो इसमें अलग अलग लोग आपके साथ जुड़े होंगे, काम करा होगा। तो कोई भी इंडस्ट्री बिना टीम के तो चल नहीं सकती है, तो नेचुरली आपने टीम को संभाला होगा, काम करा होगा। और मैंने पढ़ा कि बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे लेवल से शुरू किया आपके साथ और ऊपर तक आज वो पहुंच लोग गए। डायरेक्टर भी है। जी जी जी। तो ये जो आप कर पाए, वो कैसे हो पाया? देखिए, परिवर्तन के साथ प्रकृति। जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं दुकान पे झाड़ू भी मैं लगाता था, पोस्ट ऑफिस से डाक में लेके आता था। आज मेरा ये मानना है कि जो मेरे नीचे का आदमी काम कर सकता है वो मुझे नहीं करना चाहिए, उसके नीचे के जो है आदमी काम कर सकता है तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज 3 चेयर में लगाता हूँ, कुछ आदमी जो 3rd चेयर पे बैठते हैं वो ज़िंदगी भर 3rd चेयर पे ही बैठे रहेंगे तंके, या तो सुधरेंगे तो 2nd चेयर में आएंगे, और या नया व्यक्ति मेरे को लेके आना पड़ेगा कि जो है वो 2nd चेयर में बैठे, उसी तरह 2nd से 1st में आना। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जब तक हो सकता है तब तक हम बाहर का आदमी नहीं लेके आ सकते। जी। दूसरा, आज भी मेरे फैक्ट्री की और इंक्लूडिंग माई एज 31 एवरेज एज है, और मेरे यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनको हमारा फोकस जो है हाईएस्ट है वो ट्रेनिंग को देना। जी। और साथ ही साथ हमारा ये विश्वास है कि जितने भी क्लरिकल काम हैं, जो टेक्निकल मशीन को छोड़कर बाकी सब जगह हम महिलाओं को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। मेरा ये हमेशा मानना है कि महिला जितना सिंसियरिटी से काम कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता। महिला ऑफिस में आती है, एक बार शायद बाथरूम में जाती हुई, एक बार लंच में, लेकिन बाकी स्टाफ कम से कम 5 से 6 बार जाते हैं, इधर गपशप करेंगे उधर करेंगे, लेकिन महिलाओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू रहता है। तो मैं महिला को प्राथमिकता देता हूँ। जी जी। और आप जो ये बता रहे थे कि मान लीजिए कोई तीसरे लेवल पे है, उसको फिर आप देखते हैं कि वो अच्छा कर पा रहा है तो दूसरे लेवल पे ले आते हैं, उसको पहले लेवल पे ले आते हैं।
तो आपका एक ट्रेनिंग का सिस्टम भी है, ऐसा भी आपने बताया है। तो आपने भी अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें जो है चलते चलते सीखते गए होंगे, आप नई चीज़ें सीखते गए होंगे। तो आज के दिन में जो बच्चे हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये चीज़ बनाए रखने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि वो नया सीखते रहें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब बच्चा इस धरती में आता है तो वो रोते हुए आता है जी। और सीखता है। इस धरती में दो कारण से सीखता है, एक मजबूरी और एक उसके करने की शक्ति। जनरली लोगों में ये देखा जाएगा 90% से ऊपर लोगों की मैं कल करूँगा, जी। जो मैं काम कल करूँगा, कल आएगा तो मैं कल करूँगा, फिर मैं कल करूँगा, वो कल नहीं आता। यह सब टोटल असफल व्यक्ति है। जीवन में जो काम आया है उसको आज ही करना है। मेरा यह मानना है कि जो काम 7 दिन का उसको 1 दिन में करना चाहिए, जो 1 महीने का काम है उसको हमको ना क्या 7 दिन में करना चाहिए, और जो 1 साल का काम है उसको हमको 1 महीने में करना चाहिए, तो ही आपकी कंपनी की प्रगति हो सकती है। दूसरा है कि जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं उनको एक गाइडलाइन दिया है कि बगैर डे बुक क्लोज किए आप घर पे नहीं जा सकते हैं, और जाने के पहले नेक्स्ट डे आपको क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाना है। हर साल मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ पे 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको हम डबल प्रमोशन देते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम आपने बना के रखा है? हाँ, बिल्कुल बना के रखा है। क्लोज करना है? हाँ, बिल्कुल 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 100। जो काम करेगा उसको रिवार्ड और अवार्ड दिया जाएगा। दूसरा कि हमारे यहाँ पे हम किसी को निकालते नहीं। कुछ लोग जो क्लर्क है वो ज़िंदगी भर क्लर्क ही रहेंगे, लेकिन जो क्लर्क से ऊपर आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जिस दिन वो आता है उस दिन उसको 9 पोजीशन की लिस्ट मिल जाती है कि टुडे यू आर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ASM, DGM, GM, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर। वो उसके हाथ में है कि वो सत्ता अपने हाथ में कैसे ले सकता है। सत्ता तंग जो है दी नहीं जाती, सत्ता छीनने की आदत होनी चाहिए तंग, और छीनने का मतलब काम करके दिखाने की आदत होनी चाहिए तंग। कोई ये कहता है मुझे नहीं आता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है तंग। मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, यही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। आज के 15 साल पहले हमारा भारत क्या था और आज हमारा भारत क्या है तंग, हम अमेरिका के सामने टक्कर देने के लिए तैयार बैठे तंग। और क्योंकि आज भारत की 140 करोड़ जनता है एंड हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, वी कैन चैलेंज इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है। जी। और RR ग्लोबल जिस तरह से बिजनेस में अलग अलग प्रोडक्ट में आगे बढ़ रहा है, आपके पूरे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहेगी। तो आपका टेक्नोलॉजी के बारे में क्या विचार है? देखिए कि कोई भी व्यापार सफल करने के लिए आपके पास R&D एक मजबूत चीज़ है। हर साल मैं कम से कम 15 से 20 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इंजीनियर को लेके जाता हूँ। वो टीम मेरी अलग ही काम करती है और उनको ये दिया गया है कि आप जाओ, वर्ल्ड में जाओ कि क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। नॉट ओनली वायरिंग केबल, वी आर इन FMG बिजनेस, दैट इज आल्सो आवर बिगेस्ट बिजनेस। देन आवर बिजनेस इज वाइंडिंग वायर। वाइंडिंग वायर हमारा जो पिछले साल हम 3,000 साढ़े 3,000 में टन महीने का कर रहे थे, वो अगले 1 साल में वो 6,500 का काम करेगा तंग है। वी आर इन एयर कंडीशन ट्यूब लाइन, इन दैट आल्सो वी आर नंबर 5। इन वाइंडिंग वायर वी आर नंबर 1 and 2। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट हम काम करेंगे, जो टॉप 5 में हम रह सकते हैं तो हमको व्यापार करना, नहीं तो नहीं करना। आज चाहे टॉप 5 बिल्डर हो, चाहे टॉप 5 आर्किटेक्ट हो, या चाहे टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
उनकी वैल्यूएशन एंड उनकी पोजीशन अच्छी मिलती है। आज समझो कि मैं टॉप 5 में नहीं हूँ और मैं नीचे हूँ, तो मुझे सेल्स प्राइस में तनख्वाह जो है प्राइस कम मिलेगा। जी। तो आप जो इस तरह से R&D के ऊपर और इस तरह का जो एफर्ट आप लगा रहे हैं कि लोगों को आप फॉरेन भेजते हैं, उनसे स्टडी करवाते हैं, पता करवाते हैं, तो बहुत सारा कुछ इनोवेशन और ये भी चलता होगा कंपनी के अंदर। देखिए, बगैर इनोवेशन के जीवन नहीं। जी कि जैसे कि अभी हमारे पास 1000 फ्लाइट है, अब हम जो है कि 3000 फ्लाइट लेके आ रहे हैं। आप ये देखेंगे हर महीने में एक नया एयरपोर्ट खुल रहा है। जैसे मैं नेपाल जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से यहाँ आने के लिए पहले मुझे 84 घंटे लगते थे। अभी पूर्णिया नया एयरपोर्ट खुला है, मैंने नेपाल बॉर्डर के बाजू में, वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। बम्बई से ताकि 2 घंटे में पूर्णिया पहुँच जाता हूँ, अहमदाबाद से 2 घंटे में पूर्णिया, 4 घंटे मेरे गाँव पहुँच जाता हूँ, जो 84 घंटा लगता था क्या। तो हमको ये देखना है कि जितना फास्ट, सुपर फास्ट काम करने की तरीका होना चाहिए विथ 100% एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी आपकी कम है, देन वी कैन ट्रस्ट। सर्विस टू द कस्टमर इज़ आवर मोटो, क्वालिटी इज़ आवर जो है वो भी हमारा मोटो है। और साथ ही साथ हमारे व्यापार का नेट प्रॉफिट का 7% हम डोनेशन और CSR के रूप में देते हैं। हमारे खुद के 6 चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। जी, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अभी के जो बिजनेसमैन नए जो बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर लीडर्स जो नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है, लेकिन अगर आपसे सलाह के रूप में हम जानना चाहें कि ऐसी क्या एक या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नए लीडर्स को, नए बिजनेसमैन को मालूम होना ही चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, कोई भी नया बिजनेस आता है उसको तक 3 चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 मार्केटिंग, जी सिलेक्शन ऑफ द मशीनरी एंड सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। जी जैसे कि आज मैं आया हूँ, लोगों को लगता है काबरा जी इस चीज़ को 100 रुपये में बेचते हैं तो मैं 95 में बेच लूँगा। जब मार्केट में कूदते हैं तो 75 में भी नहीं बिकती है। तो हाउ यू क्रिएट योर ब्रांड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि मैं आज जो है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में कॉपर लेता हूँ, और जो नया आएगा वो 500 टन लेगा, तो उसकी प्राइस में मेरी प्राइस में कितना बड़ा गैप है। जी अब मैं बताता हूँ कि जो मशीन मैंने 2000 के अंदर ली थी उसकी स्पीड 160 थी। अब जो आज मैं नई मशीन ले रहा हूँ उसकी स्पीड 800 की है। तो कितना बड़ा चेंज आ गया है क्या। जी तो वो चेंज के लिए उसको बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए, और साथ में उसके जो कलीग काम करते हैं उसके साथ भी बैठ के समझना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट समझना, उसकी क्वालिटी को समझना, उसके मार्केटिंग को समझना, उसके R&D को समझना, और उसके फाइनेंस को समझना। 95% यंगस्टर फेल होते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। और मेरा यह मानना है कि मैं आज एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ कि इसमें 100 करोड़ रुपया लगना है, तो उसकी जगह मैं पहले 150 करोड़ की व्यवस्था करके बैठता हूँ, तो मुझे कभी भी किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं आती। जी आपने काफ़ी कुछ किया है, छोटे से ट्रेडिंग से आज के दिन में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। अभी आपके मन में आने वाले समय के लिए क्या गोल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप? देखिए, हमारा गोल ये है कि कम से कम 3 से 4 जगह विदेश में हमारे को फैक्ट्री लगाना है। ऑलरेडी हमारी दुबई में एक फैक्ट्री है, बांग्लादेश में है, और वर्ल्ड के 4 या 5 भाग में उसका सेंटर पॉइंट बना के वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलनी है। ओके, गुड। एक लास्ट आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये कि मैंने नोटिस किया कि आप जब बात करते हैं किसी मंच से,
तो अंत में आप अपना मेल आईडी शेयर कर देते हैं वो आप क्यों करते हैं और कैसे बहुत से लोग नहीं करते हैं शेयर ये चीज़। देखिए, मैं इतना मोबाइल आसान नंबर नहीं होता। देता हूँ, लेकिन ईमेल आईडी सबको देता हूँ। और मेरी ईमेल आईडी के अंदर नीचे लिखा रहेगा, सिंपल जीवन सेवा में आनंद 24/7। और प्रभु से सुबह उठकर मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, सेवा दे, नो मनी रिक्वायर्ड, भक्ति दे, शक्ति दे, सेवा दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार काबरा जी। श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, ISTD के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, कि वो भी बहुत कुछ जो आपने करा है उसमें से सीख पाएँ। हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और RR ग्लोबल के लिए। बंधुओं, आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामना। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। Thank you everybody for tuning in for this episode of the Learning Lab. Thank you very much once again, and I hope you all have learned many things and got benefited from the sharing by Sri Tribhuvanji Kavra. Thank you once again. Like, subscribe, and keep following us. Thank you once again.